डियर स्टूडेंट्स, एसपीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट के एक टॉपिक इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 1861 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में अपने इस वीडियो में हम देखेंगे। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था वो भारत के संवैधानिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम को पारित क्यों किया गया, क्यों आवश्यकता महसूस हुई अधिनियम को पारित करने की। तो एक तो 1858 के अधिनियम में सरकार की कार्यप्रणाली में कोई ज़्यादा चेंज नहीं किए गए थे। अब इसकी आवश्यकता को अनुभव किया जा रहा था, प्रशासन को भी समय के अनुकूल बनाना महसूस किया जा रहा था इस बात को। फिर 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश शासकों व जनता के बीच में संपर्क नहीं था। अब इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि जनता और शासक के बीच में संपर्क कायम हो सके। इसके अलावा 1853 के चार्टर एक्ट में समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की व्यवस्था का केंद्रीकरण कर दिया गया था, लेकिन जल्दी ही इस बात को महसूस किया गया कि भारत जैसे बड़े देश में स्थानीय आवश्यकताओं को जाने बिना कानून जो निर्माण है वो सही नहीं है। फिर केंद्रीय विधान परिषद की कार्यप्रणाली में भी सुधार करना था, क्योंकि 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत बनाई गई जो केंद्रीय विधान परिषद थी वो केवल एक वाद विवाद वाली संस्था थी। एक एक विधेयक को पारित करने में ही काफ़ी लंबा समय लग जाता था और सदस्य जो गुप्त विषयों पर प्रश्न पूछते थे उसका उत्तर देने में भी सरकार को कठिनाई होती थी। इसलिए भारत सरकार तथा गृह सरकार ने विधान परिषद को कार्यकारिणी के अधीन करने का निश्चय अब कर लिया था। तो ये कुछ कारण थे जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम को पारित करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिनकी वजह से अब हम 1861 के भारत परिषद अधिनियम के प्रावधान देखते हैं। तो एक तो इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। इनमें 3 सदस्य तो प्रशासनिक सेवा से रिलेटेड होते थे। इनको भारत में रहकर कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था। बाकी जो 2 सदस्य थे उसमें एक को 5 साल का विधि संबंधी अनुभव होना आवश्यक था। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल थे यानी वायसराय थे, उनकी विधान परिषद के जो सदस्य थे उनमें न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। और इसमें भी कम से कम आधे जो सदस्य थे वो गैर सरकारी होंगे। इन्हें वायसराय मनोनीत करता था और इनका कार्यकाल 2 साल का होता था। हालांकि इस अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं थी कि भारतीयों की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान किया गया हो, लेकिन फिर भी कुछ उच्च श्रेणी के भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया गया था। अठारह में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई थी, लेकिन ये राज्य सचिव के नियंत्रण और निरीक्षण में कार्य करती थी। इसके अलावा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति प्राप्त थी। संकटकालीन अवस्था में परिषद की अनुमति के बिना वायसराय अध्यादेश जारी कर सकते थे, जो अधिक से अधिक 6 महीने तक लागू रह सकते थे। लेकिन अध्यादेश जारी करने के तुरंत बाद उन्हें इसकी सूचना भारत सचिव को देनी पड़ती थी।
वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की जो शक्ति प्रदान की गई, इसी के तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की, संविभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इसके अलावा इस अधिनियम ने प्रांतीय परिषदों का संगठन भी किया। पुणे, बम्बई व मद्रास की सरकारों को अपने प्रदेशों के लिए कानून बनाने, उनमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह से बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की फिर से शुरुआत की गई। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रदेश और पंजाब, इनमें अशासकीय सदस्यों की संख्या 1/3 से कम न होना निश्चित किया गया था, जबकि जो बम्बई व मद्रास की परिषदें थी उनमें एक एडवोकेट जनरल और 8 सदस्य होते थे, जिसमें से आधे अशासकीय होते थे और इनका कार्यकाल 2 साल का होता था। ये सभी प्रांतीय परिषदें अपने लिए अपने प्रदेश के लिए कानून बना सकती थी, लेकिन वे केंद्रीय विधान परिषद द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई बदलाव नहीं कर सकती थी। और सार्वजनिक ऋण, चुंगी, मुद्रा, डाक, तार, धर्म, रक्षा, फौजदारी कानून तथा देशी राज्यों व उनके शासकों से संबंधित मामलों पर कानून प्रस्तावित करने के पहले परिषदों को गवर्नर जनरल की अनुमति लेना भी आवश्यक था। उनके द्वारा पास किए गए प्रत्येक कानून को गवर्नर जनरल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता था और 2 वर्ष के अंदर ताज इसे नए पारित करने के आदेश भी दे सकते थे। यानी ब्रिटिश जो राजा था वो इसे नए पारित करने का आदेश भी दे सकता था। इस तरह से ये परिषदें केंद्रीय सरकार के अधीन थी। तो इस तरह से 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना हुई। बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी में विधान परिषदों की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल को ये अधिकार भी दिया गया कि वह बंगाल, पंजाब व उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रदेशों में भी विधान परिषदों का गठन कर सकता है। और इसी के तहत 1862 ईस्वी में बंगाल में, 1886 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में और 1897 ईस्वी में बर्मा था पंजाब में इसका गठन किया गया। अब 1861 के भारत परिषद अधिनियम के महत्व को अगर हम देखें तो एक तो इसके द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों बंगाल, मद्रास और बंबई में और अन्य प्रांतों में भी एक समान पत्ती लागू की गई थी। यानी सरकारी कार्यप्रणाली के ढांचे का गठन कर दिया गया था तथा उसके एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई थी। सह-परिषद गवर्नर जनरल की सभी प्रांतों और निवासियों पर वैधानिक और प्रशासनिक सत्ता स्थापित कर दी गई थी। स्थानीय आवश्यकताओं की स्वीकृति मिली इसमें और स्थानीय परिषदें वापस स्थापित की गई। इन परिषदों को विधान संबंधी शक्तियां प्रदान करके फिर से विकेंद्रीकरण की नींव डाली गई। इस अधिनियम में यह भी मान लिया गया था कि भारतीयों को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। इसके अलावा इसमें परिषद के सदस्यों को मनोनीत करने की प्रथा से हानि भी हुई। परिषद के सदस्य या तो सरकारी अधिकारी होते थे या फिर मनोनीत अशासकीय व्यक्ति। तो इसकी वजह से देश में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया था जो अंग्रेजों द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को उचित मानने लग गया था। परिषदों को जो शक्तियाँ दी गई थी वो भी सीमित ही थी, क्योंकि ये तो केवल कानून बनाने के लिए समितियां थी जो सरकार को सलाह देती थी, सरकार को परामर्श देती थी। इससे सरकार को जनता की प्रतिक्रिया मिल जाती और इन्हें कानून के अलावा किसी अन्य कार्य को करने की अनुमति नहीं थी और अनेक विषयों पर कानून प्रस्तावित करने का अधिकार भी इनको नहीं दिया गया था। गवर्नर जनरल के पास अध्यादेश की शक्ति थी, तो ये एक दमनकारी शस्त्र ही था उसके पास। केंद्र को प्रांतीय परिषदों पर अधिकार दिया गया था। प्रांतीय परिषदों की विधि नीति केंद्र ही अनुमोदित करता था, उसमें बदलाव कर सकता था। तो ये वास्तव में तो विकेंद्रीकरण नहीं था,
क्योंकि गृह सरकार द्वारा नियंत्रित नीतियों को प्रांतीय विधान परिषद लागू करने के एकमात्र माध्यम ही थे। केंद्र के निर्देशन में ही प्रांतीय सरकार कार्य करती थी, तो केंद्र उन पर वित्तीय नियंत्रण के अधिकार भी रखता था। तो इस तरह से ये प्रांतीय सरकारें अगर इनकी वास्तविक स्थिति देखें तो प्रशासन और कानून बनाने में ये केंद्र के पूर्ण रूप से नियंत्रण में थी, इसलिए प्रांतीय स्वायत्तता का अभाव था। प्रांत के किसी निर्णय के विरुद्ध केंद्र में अपील भी की जा सकती थी। जांच समितियों की नियुक्ति, सार्वजनिक सेवा पर नियुक्ति, उनके वेतन भत्ते व नियम आदि पर नियंत्रण केंद्र करता था तथा सार्वजनिक निर्माण कार्य एवं वन आदि पर भी केंद्र ही निर्णय करता था। इसके अलावा परिषद के लिए मनोनीत भारतीय जो लोग थे वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। ये कुछ अमीर वर्ग के लोग थे, जैसे राजा, नवाब, जमींदार या अन्य धनी व्यक्ति ही मनोनीत किए जाते थे। तो आमतौर पर न तो ये परिषद के विचार विमर्श में भाग लेने के इच्छुक होते और न ही इनमें इसकी योग्यता थी। इतने सारे दोष हमने देखे 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, लेकिन फिर भी इसका अपना एक विशेष महत्व है। इसने भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत तो शुरू किया ही था। हालांकि प्रतिनिधि सरकार लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया, लेकिन फिर भी मोनफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार इससे सरकारी तंत्र के ढांचे की कर्मिक रचना और संगठित होना शुरू हुआ था और प्रांतों में समान व्यवस्था का भी शुभारंभ हुआ था। धन्यवाद।